हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप सभी लोग जो है उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के बीच में। और फिर आपकी जो है इस एग्जाम की एग्जाम डेट भी ऑलरेडी घोषित की जा चुकी है। 25 और 28 सितंबर को जो है ये एग्जाम होने वाला है। तो इसके साइंस के अंदर जो कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं वो हमने एलडीसी के साइंस के अंदर कंप्लीट नहीं किए थे क्योंकि वो एलडीसी के सिलेबस में नहीं थे। तो आप लोगों के लिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके लिए साइंस का कंप्लीट सिलेबस हमारे द्वारा इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवाया जाएगा। आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसके अंदर जो आपके सिलेबस में एलडीसी वाला पोर्शन था वो का वही है, तो उस चीज को तो हमने ऐड कर दिया है। बाकी की जो नई प्लेलिस्ट है, जैसे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार सा और बहुत ही मस्त सा टॉपिक, आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा। राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ में हम पढ़ने वाले हैं कृषि विज्ञान के बारे में, उद्यानिकी के बारे में और हमारे जो है पशुपालन के बारे में। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस जो है आपको राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसको पढ़ना होगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अंदर इस टॉपिक को लेकर के काफी अच्छा कंटेंट दे रखा होता है, तो वही चीजें मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं और आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जो हमने पढ़ ली है और क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा सिलेबस। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है। अगर मैं बात करूं आपके पाठ्यक्रम की तो देखिएगा एक बार आप, तो अम्ल, सार और लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और साबुन और अपमार्जक, ये है प्योर आपके किसका पाठ्यक्रम। तो ये पाठ्यक्रम है आपके विज्ञान का, यानी इसके अंदर प्रौद्योगिकी का कोई लेना देना नहीं है। और ये विज्ञान वाला जो पोर्शन है ये हमने कंप्लीट करवा दिया है आपको। तो ये वीडियो जो है आपके ऑटोमेटिक प्लेलिस्ट के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये पढ़ा दिया गया है बहुत अच्छे से। इसके बाद में जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व बता दिया गया है। इसमें और भी कुछ चीजें ऐड करनी है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में रक्त समूह एवं आरएच कारक के बारे में आपको बता दिया गया है। संक्रामक और असंक्रामक रोग के बारे में और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बता दिया गया है। पशुजन्य रोग है ये वाला टॉपिक जो है हम आपको वापस पढ़ाने वाले हैं। क्लियर। इसी के साथ में आपको जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में भी हमने पढ़ा दिया है। इसमें परिवर्तन और इसके प्रभाव से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है वो आपको बता देंगे। विद्युत धारा वाला टॉपिक आपको बता दिया गया है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह के बारे में आपको बता दिया है। बेसिक जानकारी यानी जो बेसिक चीजें होती है इन टॉपिक्स की वो आपको बता दी गई है। हाँ, इसके अंदर जो है करंट वाली जो अभी की चीजें हैं कुछ, वो हम आपको अपडेट करके पढ़ा देंगे। क्लियर। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो जो, और इसके अलावा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भी मैंने आपको पढ़ा दिया है क्योंकि ये भी आपका एलडीसी के अंदर था। तो ये चीजें जो है आपको मैंने पढ़ा दी है। अब हमारे पास में जो चीजें रह गई है आज देख लेते हैं। हमारा मेन पोर्शन जो बाकी रहा है वो एक तो रहा है रक्षा प्रौद्योगिकी, ठीक है, वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। फिर जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और मेन ये दो टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि जैसे आप पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन और इसके प्रभाव की बात करें तो पारिस्थितिकी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और जो आपके जैव विविधता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, संधारणीय विकास है, ये चीजें कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत जो है आपके ज्योग्राफी वाला यानी भूगोल विषय जो है उसके अंदर भी पढ़ते हैं। लेकिन ये जो दो चीजें हैं, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी और पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम पढ़ाया भी जाता है, जबकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम के अंदर आना शुरू हुए हैं। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो ये बीच में थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ये आप भी जानते हैं ठंडी का मौसम है, तो जो ओस टाइप, मतलब अभी ठंडी का बारिश का मौसम है तो ठंडी जो हो रही है उसकी वजह से जो ओस टाइप में जम जाती है ना, वो कैमरे के ऊपर जम गई है, वो धीरे धीरे जो है क्लियर
होती जाएगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है आज मैं आपके साथ में जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, वो टॉपिक ये डिस्कस करूंगा कि कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी और पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसमें हमें क्या पढ़ना है, और आज इसी टॉपिक की अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बेसिकली कृषि विज्ञान के अंदर आपसे जो है हमारे राजस्थान के अंदर कृषि से संबंधित जो जो चीजें हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। खरीफ की फसल जो है कितनी उगी थी वगैरह, उत्पादन कितना हुआ, प्रचलित जोत जो है वो कितनी है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे जो है इसके अंदर पूछे जाएंगे। ये पूरी की पूरी चीजें अपन जो है जिस प्रकार से अपन ने आपका जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह पढ़ रखा है एकदम रंगीन नोट्स के साथ में, वैसे के वैसे कलरफुल नोट्स आपको जो है इन दोनों टॉपिक्स के अंदर भी मैं देने वाला हूं। तो ये 4 टॉपिक हो जाएंगे, नीचे वाले 5 हो जाएंगे, उसके बाद में ऊपर वालों में से जो जो पोर्शन रहेगा वो धीरे धीरे आपको जो है हम पढ़ा देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, और चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है ये आर्थिक समीक्षा का ही भाग है, यानी इकोनॉमिक सर्वे का भाग है। और ये सभी चीजें जो पढ़ाई जा रही है ये पीडीएफ नोट्स के रूप में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही है, उसे आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे पढ़ाई की। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के पास में जो भूमि उपलब्ध है, आप लोग जानते हैं 3,42,000 से ज्यादा हमारे पास में एरिया है, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो उस 3,42,000 में से हम कितना उपयोग में लेते हैं, किस किस चीज के लिए कितना उपयोग आता है, ये चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं भू उपयोग के बारे में। तो देखिए भू उपयोग के अंतर्गत बताया जा रहा है कि राज्य का कुल प्रतिवेदित जो क्षेत्रफल है 2022-23 के लिए, यानी जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 342.81 लाख हेक्टेयर। कितना है, 342.81 लाख हेक्टेयर राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, उसमें से 8.09%, कितना, 8.09%, इसका मतलब 27.73 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है, जो आपका क्षेत्रफल है, वो वानिकी के अंतर्गत आता है। वैसे ये पूरा अभी डायग्राम में भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन ये डाटा याद रखना है कि अब वानिकी के अंदर कितना आता है। ठीक है, तो वानिकी में आता है 8.09, या हम ये कहें कि 27.73 लाख हेक्टेयर। इसके बाद में 5.92 यानी कि 5.92% क्षेत्रफल जो है, यानी 20.28 लाख हेक्टेयर कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि के अंतर्गत आता है। यानी कृषि के अलावा जो अन्य उपयोग होते हैं भूमि के, जैसे कि आपका कहीं इंडस्ट्री वगैरह चल रही है उसके लिए वगैरह, है ना, तो वहां पर कितना काम आ रहा है, 5.92%, या हम ये कहें कि 20.28 लाख हेक्टेयर। इसके बाद में आ जाता है 6.89% क्षेत्रफल। कितना, 6.89% जो क्षेत्रफल है, यानी 23.62 लाख हेक्टेयर, वो आपका ऊसर है। ऊसर का मतलब होता है बंजर भूमि। समझ में आ गई बात। तो ऊसर, या हम ये कह सकते हैं कि कृषि के अयोग्य भूमि के अंतर्गत आता है, यानी कि जो 23.62 लाख हेक्टेयर जमीन है वो हमारे कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। इसके बाद में 4.82%, कितना, 4.82% जो है क्षेत्रफल, यानी 16.54 लाख हेक्टेयर, वो स्थायी चारागाह है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अन्य गोचर भूमिया होती है, जहां पर गायों के चरने के लिए जो स्थान उपलब्ध रहता है, वहां पर जो है वो आपकी भूमि कितनी है, तो 16.54 लाख हेक्टेयर, या हम ये कहें 4.82%। इसके बाद में 0.09% क्षेत्रफल, 0.32 लाख हेक्टेयर वृक्षों के झुंड है या फिर बाग के अंतर्गत आते हैं। 10.39% क्षेत्रफल, जिसे कि 35.61 लाख हेक्टेयर कह सकते हैं, बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर बंजर तो आपने ऊसर को भी बोला था। बेसिकली देखिए ऊसर का मतलब है जो कृषि के योग्य नहीं है,
और बंजर भूमि जो है वो बिल्कुल ही एकदम पथरीले टाइप की आप भूमि कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है और इसलिए ये अलग अलग दे रखे हैं। तो अगर आप ऊसर और बंजर में कंफ्यूज हो तो आप ये ध्यान रखना कि कृषि के अयोग्य भूमि कितनी है और बंजर भूमि कितनी है। समझ में आ गई बात। इसके बाद में 5.68 कितना 5.68 यानी 5.68% क्षेत्रफल 19.46 लाख हेक्टेयर अन्य चालू जो पड़त भूमि होती है उसके अंतर्गत आती है और 4.38% क्षेत्रफल आपके चालू पड़त के अंतर्गत आती है और 53.74%, ठीक है, कितनी 53.74% जो क्षेत्रफल है आपके राजस्थान का 184.23 लाख हेक्टेयर वो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। तो कृषि विज्ञान में जो आज तक सबसे पहला या अपन ये कह सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यहाँ पर भू उपयोग को लेकर के क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम के अंदर आरएएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि सीईटी 2023 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपके कृषि विज्ञान और ये टॉपिक थे लेकिन इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन इस बार अब जो है सीईटी पुनः एक नए तरीके से हो रही है और सिस्टमेटिक वे में होने जा रही है और कंटिन्यूसली सेकेंड टाइम है। तो हो सकता है कि इसमें जो है इस बार क्वेश्चंस का वेटेज वगैरह सब कुछ चेंज हो, तो इसलिए आप हर टॉपिक को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करके जाइएगा। इसमें जो जो आंकड़े बताए हैं वो चाहे आपके वानिकी के अंतर्गत बताया हो, कृषि भूमि के अंतर्गत, आपके ऊसर भूमि के अंतर्गत, आपका ये कह सकते हैं कि शुद्ध बोए गया क्षेत्रफल कितना है, वो सब आपको यहाँ से लाख हेक्टेयर और प्रतिशत में याद रखे जाना है। इसके बाद में इसी चीज को जो है हम ये देख लेते हैं, हमारे पास में एक डायग्राम है कि भूमि उपयोग का जो स्टैटिक्स है वो क्या बताता है। तो आपके पास में ये रहा एक भूमि उपयोग का पूरा डायग्राम जिसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाला भाग है ना, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है 53.74%, ये भाग है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये यहाँ पर स्पष्ट हमने जो है आपके जो आर्थिक समीक्षा है उसमें डायग्राम दे रखा है और वहां स्पष्ट तरीके से कलर के साथ बताया गया है। तो हरा कलर किसको बता रहा है, शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल को। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है ये वाला भाग है ना, ये है 4.38% और ये 4.38% जो है वो है चालू पड़त। इसके बाद में है आपका 5.68 यानी 5.68%, ये 5.68 जो है वो है आपका अन्य चालू पड़त भूमि। इसके बाद में ये केसरिया कलर में 10.39% बंजर भूमि और इसी के साथ में 0.09% जो है वो आपका क्या है, तो ये आपको बता दिया गया। इसके बाद में 4.82%, 4.82 है स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि। इसके बाद में 6.89% जो कि ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि है और 5.92 जो है वो कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपयोग है और 8.09% है वानिकी के अंतर्गत। और ये रह गया था आपका, तो ये बता दिया है ना 0. ये है आपके वृक्षों के झुंड एवं बाग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपसे इस आंकड़ों को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी भूमि का उपयोग जो है कितना किया जा रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज याद रखिएगा और इनको जो है आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हमारे पास में बात आ जाती है कि जैसे अपन ने भूमि उपयोग देख लिया, अब इस भूमि उपयोग में से जो प्रचलित जोत धारक है उसके बारे में अपन बात करते हैं। प्रचलित जोत धारक की अगर मैं बात करूं तो राज्य के अंदर जो कृषि गणना हुई थी, राज्य के अंदर जो कृषि गणना हुई थी 2015-16, ठीक है, तभी के आंकड़े आज तक चलते आ रहे हैं। तो इसलिए इनमें कोई ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, आपको सीधे सीधे रट्टा मारते चलना है। तो कृषि गणना के अंतर्गत जो 2015-16 के अनुसार है वो ये बताया जाता है कि कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या है 76.55 लाख। समझ में आ गई बात, कितनी है 76.55 लाख है प्रचलित जोतों की संख्या। अगर मैं बात करूं 2010-11 की, है ना, तो उस समय थी 68.88 लाख। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2010-11 से लेकर के 2015-16 तक में जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो संख्या में कितनी वृद्धि हुई है तो आप डिफरेंस निकाल लेना, 76.55 है और उधर है 68.88, ठीक है।
और अगर हमसे पूछा जाए कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो इसकी जो वृद्धि हुई है जोतों की संख्या में वो हुई है 11.14% की वृद्धि हुई है। कितनी? 11.14% की वृद्धि हुई है। ये जो वृद्धि हुई है इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपको सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम, बड़े आकार की वर्गीकृत जोत, कुल जोतों का क्रमशः कितना कितना भाग है वो यहाँ दे रखा है। हाँ, किसी को लग सकता है कि जोत का मतलब क्या है। एक्चुअली जोत का मतलब होता है, देखो अपन जुताई करते हैं, खेत की जो है जोता जाता है, तो खेत को जोतने के लिए जो अलग अलग लोगों के पास में जोतने के लिए जो भूमि उपलब्ध है उसके अलग अलग भाग है। जैसे कि कहा जाता है कई बार जो कहते हैं सीमांत जोत यानी सीमा के बिल्कुल अंत वाले भाग पर, फिर लघु जोत है, अर्ध मध्यम है, मध्यम है, बड़े आकार की जो है जोते हैं। समझ में आ गई बात? और किस जोत का कितना भाग है, कितना प्रतिशत भाग है टोटल के अंदर, वो भी दे रखा है। तो देखिए सीमांत जो है उसका है 40.12%, लघु की बात करें तो 21.90%, अगर हम बात करें अर्ध मध्यम की तो 18.50%, मध्यम की है 14.79%, और बड़े आकार के जोतों की बात करें तो वो है केवल 4.69%, क्योंकि बड़े जो है खेत वो राजस्थान के अंदर जो है बहुत कम है। अब बड़े जोत का मतलब आप जो है अमेरिका और वहां से कंपैरिजन करें तो वहां पर 20-20, 25-25 बीघा का मतलब होता है एक खेत। अपने यहाँ पर इतना जो है नहीं है। समझ में आई बात? अपने यहाँ पर तो एक बीघा के अंदर ही कई जो है दो दो तीन तीन भाई होते हैं, या 10 बीघा के अंदर चार चार पांच पांच भाई हो जाते हैं। तो वहां पर अपने पास में क्या है कि छोटे छोटे खेत है। समझ में आई बात? वहां यहाँ पर बात हो रही, इसीलिए ये कहा गया है कि यहाँ पर क्या बड़े आकार की अगर जोतों की बात करें तो केवल 4.69% है। सबसे ज्यादा अगर जोतों की बात करें तो कौन से हैं? तो वो है सीमांत जोत। कितने हैं? 40.12%। तो ये आपको जो है याद रखना है। और अगर आप देखेंगे तो एक बात और है कि 2010-11 से जो है तुलना करते हैं 2015-16 के आंकड़ों की, तो हम ये देखते हैं कि सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम एवं मध्यम आकार के वर्गों की जोतों की संख्या में तो क्या हुई है? वृद्धि हुई है। समझ में आ गई बात? किस किस में? सीमांत के अंदर वृद्धि हुई है, लघु के अंदर वृद्धि हुई है, अर्ध मध्यम के अंदर वृद्धि हुई है, और मध्यम आकार के जो वर्ग जोत थे उनके अंदर वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम देखें बड़े आकार के जोतों की, तो बड़े आकार के वर्गों के जोतों में जो है क्या हुई है? कमी हुई है। क्यों कमी हुई है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जनसंख्या बढ़ी है, तो अगर किसी परिवार में जो है दो भाई हो गए तो अब वो जो है बड़े जोत था वो अब आधा हो जाएगा, तो वो मध्यम जो है अब लघु में आ जाएंगे। समझ में आई बात? इस प्रकार से, इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि 2015-16 के अंदर 2010-11 के तुलना में सभी के अंदर वृद्धि हुई है। सीमांत के अंदर, लघु के अंदर, अर्ध मध्यम के अंदर और मध्यम के अंदर। लेकिन अगर बड़े आकार के वर्गों के जोतों की बात की जाए तो उसमें कमी हुई है। इसके बाद में बड़े आकार की जो भू जोतों की संख्या है वो 11.14% की इसमें कमी दर्ज की गई है। तो कितनी कमी हुई है? 11.14%। तो हम ये कह सकते हैं कि 2010-11 के तुलना में 2015-16 में जो कुल जोतों के अंदर 11.14% की वृद्धि हुई है, समझ में आई बात? वो वृद्धि कहां से आई है? तो वो वृद्धि आई है बेसिकली जो बड़े जोत है उनके अंदर कमी हुई है, वो वाली। समझ में आ गई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जैक्ट सेम ही है, मतलब बड़े आकार के जोतों में कमी 11.14, अगर पूछा जाए कुल जोतों में वृद्धि तो वो भी 11.14%। और अब जो है सीधा से यहाँ एक ये लिखा हुआ है कि इससे यह प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों की संख्या विघटन के कारण भूमि नामांतरण में वृद्धि हुई। यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो है बड़े जोतों की संख्या कम हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो परिवार है वो अब बंटवारा हुआ है, और भी अधिक मतलब परिवारों का, और परिवारों का बंटवारा होने से क्या हुआ कि जो बड़े जोत थे वो भी अब छोटे जोतों के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये भी यहाँ पर जो है सीधे सीधे आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन है। सीधा पूछ लिया जाता है कई बार तो कि कौन से जोत का कितना योगदान है, या फिर जो है वृद्धि हुई है वो पूछी जा सकती है। तो 2010-11 से 2015-16 में वृद्धि हुई 11.14% की, ठीक है। और इतनी ही कमी आई है किसके अंदर? बड़े जोतों के अंदर। बाकी आपको आंकड़े याद रखने हैं। सबसे ज्यादा कौन से हैं जोत? तो सीमांत जोत है। फिर कौन से है? तो लघु है। फिर कौन से है? तो अर्ध मध्यम है। फिर कौन से है? मध्यम है। फिर कौन से है? बड़े है। तो सीधी सीधी सी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा एक मिनट। सीमांत, सीमांत के बाद में लघु, लघु के बाद में अर्ध,
मध्यम और अर्ध मध्यम के बाद में मध्यम और मध्यम के बाद में बड़े। तो आप जोतों की साइज अगर देखेंगे तो जोतों की साइज तो नीचे आने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। जोतों की साइज तो क्या हो रही है, नीचे नीचे आने पर बढ़ती जा रही है। जोत जो है वो संख्या मतलब आकार के अंदर क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। लेकिन अगर अगर संख्या के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो इस प्रकार से होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, संख्या को। तो संख्या सबसे ज्यादा किसकी है, सीमांत की। कितनी है, 40.12%। अगर मैं बात करूं लघु की तो लघु कितने हैं, 21.90%। अगर अर्ध मध्यम की बात की जाए तो अर्ध मध्यम कितने हैं, तो अर्ध मध्यम है आपके पास में 18.50%। और मध्यम की बात की जाए तो मध्यम है 14.79%। और बड़े आकार कितने हैं, तो बड़े जोत है 4 पॉइंट आपका 69%। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे जैसे जोत का साइज बढ़ेगा, है ना, ये क्या है, ये आप कह सकते हैं जोत का आकार। तो जैसे जैसे जोत का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे उस जोतों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो सबसे छोटा जोत कौन सा, सीमांत जोत। लेकिन सबसे अधिक संख्या में कौन सा है, तो वो सीमांती है। तो आप जो है इस पूरे को याद रखें या नहीं रखें, आप इस पैटर्न को भी याद रख लेंगे तो भी आप वहां पर जो है लगभग आंसर कर जाएंगे। और आंकड़े याद रखने हो तो ऐसे याद रख लो अप्रोक्स, क्योंकि एग्जैक्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है। सीमांत कितना है, तो 40। लघु कितना है, तो 22। अर्ध मध्यम कितना है, तो 18। मध्यम कितना है, तो 14। और बड़े कितने हैं, तो 4%। बस इतना याद रख लीजिए, फिर इसके आसपास जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। अब 40.12 है तो वो सीमांत आ जाएगा। अगर लघु का पूछा है तो 21.90 आ जाएगा। अर्ध मध्यम का पूछा है तो 18.50 आ जाएगा। मध्यम का पूछा है तो 14.79 आ जाएगा। और बड़े आकार की बात की है तो 4.69% आ जाएगा। क्लियर। तो आपको ये पूरा याद करने की बजाय ये वाला शॉर्टकट याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। एक बात और बता दूं, ये जो साइड में मैंने बनाया है ये आपको खुद अभी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग से मैंने बनाई है। और नोट्स के अंदर जो है हम ये पीडीएफ पैनल नहीं प्रोवाइड करवा सकते, क्योंकि हमारे पास ये अभी जो है इतना सुविधा नहीं है। लेकिन ये जो पीछे बैकग्राउंड में जो पीपीटी लगी हुई है वो जरूर मैं शेयर करूंगा। इसलिए जो नई चीजें यहाँ बता रहा हूँ वो जरूर आप जो है नोट डाउन करिएगा, याद करने में हेल्प करेगा। ये मैंने भी ऐसे ही याद रखा है। फिर देखिए आगे बात करते हैं। तो 2010-11 में कुल जोतों का जो क्षेत्रफल था वो था 2.11 हेक्टेयर था। और जो कि 2015-16 में घट करके हो गया है 208.73 लाख हेक्टेयर। समझ में आ गई बात। तो 11.14% की जो कमी हुई थी वो प्रतिशत में कमी थी। मान लो ऐसे पूछ लिया जाए कितनी कमी आई है संख्या के रूप में हो, तो 211.36 से कितना हो गया है, 208.73। ठीक है, ये याद रखना। और जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की जो है वो क्या हुई है, कमी हुई है। कितनी, तो कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी आई है। 2010-11 की तुलना में 2015-16 के क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम आकार की जोतों में क्षेत्रफल में क्रमशः जो है, अब ये बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, पहले अपन ने जोतों की बात करी है, यहाँ अब उनका जो क्षेत्रफल है उसके रेस्पेक्ट में। तो क्षेत्रफल क्रमशः कितना था वो देख लीजिए। तो सीमांत का है 19.79, लघु का है 10.50, अर्ध मध्यम का है 5.67% की वृद्धि हुई है। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो बड़े आकार एवं मध्यम आकार के जोतों का जो कुल क्षेत्रफल है ना, कुल क्षेत्रफल, भाई ऐसा नहीं है कि जितना क्षेत्रफल आप जो है सीमांत के अंदर मान रहे हो वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल जोतों के लिए उपयोग में आता हो। तो पीछे जो अपन ने बात करी है ये बात करी है जोतों के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब जिसका आप यूज ले रहे हो। और ये है जितना टोटल राजस्थान के अंदर माना जा रहा है कि ये सीमांत जोत है, लेकिन वो पूरी सीमांत जोत यूज आ रही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कुल क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ। कुल क्षेत्रफल में क्रमशः क्या हुआ है, तो 13.20% तो बड़े आकार में और मध्यम आकार में 0.27% की कमी दर्ज की गई है। तो क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्षेत्रफल के अंदर सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम इन तीन के अंदर तो हुई है वृद्धि, और बड़े आकार और मध्यम के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है क्षेत्रफल के अंदर। ठीक है। और
कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का जो औसत आकार है वो कितना है, तो 2.73 हेक्टेयर, कितना 2.73 हेक्टेयर रहा है। यानी कि ऐसा हमारी राजस्थान सरकार ये मानती है, राजस्थान सरकार मतलब कि ये जो कृषि गणना हुई है इसके अनुसार वो ऐसा मानते हैं कि हर एक जो व्यक्ति जिसके पास खेत हो उसके पास में जो जोत है, उस जोत का यानी उस खेत का जो आकार है जितना वो जोत रहा है वो एवरेज हर एक के पास में 2.73 हेक्टेयर है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसान के पास में 2.73 हेक्टेयर ही होगा, कुछ के पास इससे ज्यादा होगा, कुछ के पास इससे कम होगा, कुछ के पास इतना ही होगा। अल्टीमेटली ये क्या है, सभी का एवरेज ज्ञात किया गया है। ठीक है, मतलब जोतों का पूरा योग कितना है और उस जोत का उपयोग करने वाले लोग कितने हैं, फिर उन लोगों का भाग दिया गया, तब ये 2.73 हेक्टेयर आया है। तो ये औसत आपको याद रखना है, और जो कि 2010-11 के अंदर था 3.07%। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसके अंदर कमी हुई है, और वो कमी कितनी हुई है, 11.07% की कमी हुई है। और वैसे तो देखें तो ये है 2.73 और ये है 307, तो कितना हो जाएगा, ये आपका डिफरेंस देख लीजिए, वो 7 आपका और फिर 20, 27 और 7 कितना होता है, तो 27 और 7 हो जाएगा आपका 34, यानी 0.34% की हम कमी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 0.34 हेक्टेयर की कमी आई है, प्रतिशत में देखें तो 11.07% की कमी है। इस चीजों को आपको जो है नोट डाउन करने की अभी जरूरत नहीं है, ये चीज वैसे ही मिल जाएगी, जो चीज नोट डाउन करने लायक है वो मैं बता दूंगा। इसके बाद में बात करते हैं महिला प्रचालित जोत के बारे में बात करते हैं, यानी ऐसे जोत जिनको महिलाओं के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। तो राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या थी 7.75 लाख, कितनी थी, 7.75 लाख जो है, ऐसा माना जा रहा है कि वो महिलाओं के द्वारा जो है जोत का उपयोग किया जा रहा था। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये याद रखना 7.75। जबकि अगर हम बात करें 2010-11 की तो तब था 5.46 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाओं के द्वारा जो प्रचालित जोत है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, और जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो 41.94 यानी लगभग 42% जो है वो वृद्धि हुई है। और सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े आकार की जो वर्गीकृत महिला जोत धारकों का अगर कुल जोतों से क्रमशः कितना कितना है, यानी जो हमारे सीमांत है, लघु है, अर्ध मध्यम है, मध्यम है, बड़े आकार है, इसके अंदर महिला जोत धारक जो है उनका कितना कितना भाग है, तो 49.50% तो है सीमांत का। ठीक है, 49.55%। फिर बात करें लघु का तो 20.77%, और अर्ध मध्यम का 14.97% और मध्यम का 11.74% और आपके बड़े आकार का 2.97% है। आगे हमारे पास में पूरा एक टेबल भी आएगा जिसके अंदर ये पूरा वर्गीकरण जो है इसको तुलना करके बताया गया है। यदि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये सब देखो, अब इसके अंदर जो है और कुछ भी नहीं है, ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सीधे सीधे से एक बार जो है आप अपनी कॉपी के अंदर जिस प्रकार से मैंने पीछे आपको याद करवाया है उस प्रकार से ये सभी में ही चलेगा लगभग। तो आप एक बार जो है सीमांत और लघु, फिर अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार लिख लीजिए, उसके सामने महिलाओं वाला, पुरुष वाला और टोटल वाला सब कुछ लिख करके एक टेबल में डेली रूटीन में लाइएगा तो याद हो जाएगा। इनको बैठ करके एक जगह जो है आप सोचो कि आधे घंटे में, 1 घंटे में याद हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। इनको लगातार आप जो है यूज में लाते रहिएगा, मतलब पढ़ते रहिएगा बस। और कॉपी में जब भी पढ़े तो इनको लिखते रहिएगा, आंकड़े लिखते रहोगे तो याद होते जाएंगे। ठीक, चल इसके बाद में देखिए राज्य के अंदर 2010-11 में महिला भूमि जोतों का जो क्षेत्रफल था वो 13.30 लाख हेक्टेयर था। कितना है क्षेत्रफल था, 13.30 लाख हेक्टेयर, जो कि 2015-16 में बढ़ करके हो गया है 16.55 लाख हेक्टेयर। समझ में आ गई बात, कितना हो गया है, 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसका मतलब जो महिला भूमि जोतों के
कुल क्षेत्रफल में देखें तो 24.44% की वृद्धि दर्ज की गई है। जिस प्रकार से आप लोग सभी जानते हैं कि आपके भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर देखें तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लगातार जो है महिलाएं निकल करके आगे आ रही है और वो लोग उस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा कार्य करने की भी कोशिश कर रही है और कर भी रही है। बहुत सारी महिलाओं ने जो है निरंतर जो है आगे बढ़ते हुए बहुत एंटरप्रेन्योर्स भी बनी है, कुछ जज भी बनी है, वकील भी बनी है, पुलिस वाले बन रही है, विंग कमांडर भी बनी है। इसके अलावा टीचर भी बहुत अच्छी निकल करके आ रही है, कांस्टेबल, पटवारी, हर फील्ड के अंदर आरएएस, आईएएस, नेता जो है आप ये देख सकते हैं, राजनीति के अंदर देखिएगा, सभी फील्ड के अंदर जो है बहुत आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। और अब देखें तो ये जो कृषि के आंकड़े हैं ये भी यही दिखा रहे हैं कि हाँ, महिलाओं की भागीदारी जो है कृषि कार्यों के अंदर भी लगातार बढ़ते जा रही है। जहां हम पीछे देख रहे थे कि कमी आई है, उसी जगह अगर हम यहाँ देखें तो महिलाओं का जो आपका जोतों का जो क्षेत्रफल था उसके अंदर 24.44% की वृद्धि हुई है। तो ये कोई छोटी वृद्धि नहीं है। 24.44 का मतलब लगभग 25%, यानी कि 1/4 भाग जो है महिलाओं ने ग्रोथ करी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी प्रकार से जो मेरी प्यारी बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है, आप जो है निरंतर मेहनत करिए, आप भी जो है अपने सपनों को साकार करिए और जो है अपने नाम को रोशन करिए और बता दीजिए जो ऐसा पहले माना जाता था, हालांकि अब बहुत फर्क आया है, लेकिन जो कहा जाता था कि भारत जो है या पूरा विश्व जो है एक महिलाओं को कम आंकता है, लेकिन अब लगातार जो बहनें हैं आगे बढ़ करके इस पुरुष प्रधानता वाली जो मानसिकता थी उसको कहीं ना कहीं बहुत कम करने की कोशिश की है और इसके लिए बहुत बढ़िया है। मैं इसी मौके पर और इसी टॉपिक को आज यहीं पर समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन कल। तो विनेश फोगाट, आपने देखा होगा कि बहुत ही मतलब एक दुख की घड़ी थी उस दिन और बहुत बुरा लगा था जब ये न्यूज सुनी कि 100 ग्राम से केवल जो है उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। अन्यथा वो रिकॉर्ड तोड़कर आती इस बार, जो अभी तक कोई नहीं तोड़ पाता और अभी तक जो है उस लेवल तक कोई नहीं पहुंच पाया। उस लेवल तक के रिकॉर्ड्स अभी भी क्रिएट करे हैं। लेकिन अगर काश जो है ये 100 ग्राम कम हो जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती भारत के लिए और एक इतिहास रच जाता। और उन्होंने काफी मेहनत करी, खूब मेहनत करी कि ये जो 100 ग्राम है ये कम हो जावे। पूरी रात उन्होंने जो है, मैंने उनके बारे में जो पढ़ा तो कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, खूब एक्सरसाइज करी, खूब पसीना बहाया और इवन उन्होंने जो है अपने नाखून, बाल वगैरह मतलब काट के जैसे तैसे करके अपने जो है वजन को कम करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया और सडनली फिर उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। तो इससे हमें ये प्रेरणा लेनी है कि हम कितनी मेहनत कर ले। देखो अब इनसे ज्यादा मेहनत अपन नहीं कर सकते। एक एथलीट हुआ, एक खिलाड़ी हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अब वो इतनी मेहनत के बाद भी देखिए कि उस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी कि लगातार सभी को हराते जा रही थी, सभी उनके सामने जो है ध्वस्त होते जा रहे थे, उसके बावजूद उन्हें जब डिस्क्वालीफाई किया गया, इस लेवल के प्रेशर को भी उन्होंने जो है झेला और आगे अब उनका जो भी कदम होगा वो देखेंगे। तो इस प्रकार से कई बार हमारे साथ भी होता है कि हमें असफलता मिल जाती है, तो उस असफलता से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये नहीं सोच लेना है कि बस अब कुछ नहीं करेंगे। नहीं, हमें लगातार मेहनत आगे जारी रखनी है। हमारे लिए उससे भी बड़ा कुछ लिखा होगा। हो सकता है कि इनको जो है इससे भी बड़ी कोई चीज मिलने वाली हो भविष्य में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।